गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 11 सितंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। कोणार्क सन टेम्पल कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। सो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। सो आपको पता होगा अभी रिसेंटली G20 की एक समिट थी दिल्ली में, जहां पर सभी जो मेंबर नेशंस हैं उनके जो लीडर्स हैं वो उन्होंने अटेंड की थी। तो उड़ीसा का जो कोणार्क व्हील है उसका एक रेप्लिका भी बनाया गया था जो भारत मंडपम था वहां पर, वो एक बैकड्रॉप की तरह सर्व किया गया था। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके वेलकम हैंडशेक के लिए, यानी कि ये ऐसे बैकग्राउंड था, इसके सामने वो वेलकम हैंडशेक कर रहे थे सभी टॉप लीडर्स के साथ। तो ये G20 लीडर्स के साथ उनका ये जो हैंडशेक वाला जो वेन्यू था उसका बैकड्रॉप था। इस बैकड्रॉप में कोणार्क व्हील की एक पिक्चर थी जिसमें G20 का लोगो भी था और थीम भी था। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। इस थीम को कौन से उपनिषद से लिया गया है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया है काफी एक बड़े अच्छे लेवल पर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक तो कोणार्क सन टेम्पल और दूसरा क्या कि जो कोणार्क व्हील था ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये किस टाइम पे बनाया गया था। कोणार्क व्हील 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी में बनाया गया था अंडर द रीन ऑफ कौन से किंग के राज के टाइम पे? किंग नरसिम्हा देव वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़पेपर में डायरेक्टली मेंशन था, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या इसका आंसर है? ऑप्शन डी, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंबर ज्वाइंड G20 एज 21st मेंबर। सो G20 जो ग्रुप है उसको 21st मेंबर ने ज्वाइन किया है। 21st मेंबर कौन सा है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है अफ्रीकन यूनियन एंड ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 becomes G21 as India takes lead in bringing African Union to global table. So G21 बन गया है क्योंकि इंडिया ने जो प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में ऐड किया जाए सो दैट जो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो वो अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, honored to welcome the African Union as a permanent member of G20 family and this will strengthen the G20 and also strengthen the voice of the global south। तो जो अफ्रीकन यूनियन है ये 55 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, 55 अफ्रीकन नेशंस हैं जो अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वो आपको कमेंट्स में बताना है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का आइडिया था ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है जो G20 के लीडर्स है उनको रिटर्न फॉर्म में उनको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी, प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप देनी चाहिए इसमें G20 में। तो जो यूएस एंड फ्रांस थे उन्होंने तो सपोर्ट पहले ही वो की थी, और अभी जो इनॉग्रल सेशन हुआ था दिल्ली में तो उस टाइम पे इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ, तो मोदी जी ने बोला था इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ सबका साथ दैट इंडिया प्रपोज्ड परमानेंट मेंबरशिप फॉर द अफ्रीकन यूनियन इन द G20 और सभी ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये जो है G20 के पहले मेंबर्स थे अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन जो अभी 21st मेंबर बना है इसके 55 मेंबर नेशन है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 21st मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 में फॉर्मली इसकी मीटिंग्स को भी अटेंड करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि 2024 में G20 की जो चेयरमैनशिप है, जो प्रेसिडेंसी है, किसको दी गई है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज लॉन्च्ड इन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब लॉन्च की गई? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022 एंड ऑप्शन डी है 2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो G20 की समिट हुई थी उसी टाइम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च की है जिसमें 19 कंट्रीज और
12 ग्लोबल बॉडीज ने एग्री किया है कि वो इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है GBA, इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनकी लीडर की प्रेजेंस में ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट इन न्यू दिल्ली। तो जो GBA है इसका अभी जो ये इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करेगा सो दैट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स हैं, उसके यूज को बढ़ाया जाए और जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स की ट्रेड है उसको भी फैसिलिटेट किया जाए, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स को। जो GBA है, जो कि जिसका जो एफर्ट है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, USA भी था इसमें, ब्राजील भी था। 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं इसमें जिसके साथ ये लॉन्च किया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कितने इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं, 9। कौन कौन से, इंडिया, US, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका एंड UAE। तो अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि जो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के मेंबर्स है सभी G20 के मेंबर्स भी हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो इनमें से सभी G20 ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। और जो कनाडा और सिंगापुर है ये इन्होंने ऑब्जर्वर कंट्रीज की तरह ज्वाइन किया है। और 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अग्री किया है कि हम भी GBA को ज्वाइन करेंगे। इन 19 में से जो 7 हैं वो G20 की मेंबर्स हैं भी हैं, 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज जो हैं उनमें से हैं, और जो बाकी के 8 हैं वो ना ही तो G20 के मेंबर्स हैं और ना ही इनवाइटीज हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट चेंज कर देती हूँ। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने एग्री किया है कि हम भी GBA को जो है ज्वाइन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही GBA को लॉन्च किया है इन द प्रेजेंस ऑफ लीडर्स फ्रॉम USA, ब्राजील, UAE, सिंगापुर, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश एंड मॉरिशियस। और जो इसका लॉन्च है, अभी मैंने आपको बताया एम क्या है, जो बायोफ्यूल्स हैं, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, उनको प्रमोट करना। लेकिन बायोफ्यूल्स क्या है, बायोफ्यूल्स ऐसे रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जो कि बायोमास से डिराइव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल बायोवेस्ट, ये रिन्यूएबल होगा। बायोफ्यूल्स क्या है, ये क्लीनर है, जो कन्वेंशनल फ्यूल है उनसे क्लीनर है, यानी कि पोल्यूशन कम करते हैं। और इसी वजह से जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स हैं, ये जो है जो GBA है काफी सिग्निफिकेंट है आज के टाइम के लिए, जब क्लाइमेट चेंज वगैरह इतना हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G20 members have agreed to triple the green renewable energy capacity by the year of। G20 members ने एग्री किया है कि जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 3 गुना कर देंगे। कब तक? ऑप्शन ए है 2050, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2070 एंड ऑप्शन डी है 2090। यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 members agree to triple the green energy capacity of 2030। सो जो क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं G20 में, ये इंटरनेशनली बाइंडिंग नहीं है। तो नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। जो भी, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट डिसीजंस हैं वो कब लिए जाते हैं, जो UNFCCC होती है, एनुअली जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये वाले जो है G20 के अंडर जो डिसीजंस लिए गए हैं वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। G20 ने ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं डिसीजन मेकिंग, बिकॉज जो G20 के मेंबर नेशंस है दे आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज, जिनकी GDP, जिनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में इनका। तो जो ये G20 क्लाइमेट एक्शन की तरफ एक मेजर स्टेप लिया गया है, उन्होंने बोला है कि 2030 तक ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना कर देंगे। और अगर ये हो गया तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को हम 7 बिलियन टन से कम कर सकते हैं 2030 तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कोट भी कर सकते हैं। G20 ने ये भी कमिट किया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे सो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सके। और जो अभी इंडिया ने, आप बोल सकते हो, जो आइडियाज वगैरह चैंपियन किए थे, प्रपोज किए थे, उसको भी उन्होंने माना है।
कुछ और क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे कमिटमेंट टू फेज आउट ऑल द फॉसिल फ्यूल्स, जहां पर अभी भी मेजर डिफरेंसेस है। ऑल सभी फॉसिल फ्यूल्स को एलिमिनेट करने के लिए जो है सभी कंट्रीज अभी अग्री नहीं है। G20 डिक्लेरेशन ने भी एक्नॉलेज किया है कि जो क्लाइमेट एक्शन का स्केल है और इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये अभी भी इनसफिशिएंट है और इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2030। Next question is the VSKs has been proposed to be opened in the all states by which ministry? VSKs को कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोज किया गया है कि वो सभी भारत के सभी स्टेट्स में खोले जाएंगे। यहाँ पर मैंने VSKs की जो फुल फॉर्म है वो जानबूझकर नहीं दी, बिकॉज आप नाम से ही समझ जाएंगे अदरवाइज। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है सभी स्टेट्स को कि वो सारा डेटा जो है एक प्लेटफॉर्म के अंडर लाएं और इसका जो किसके अंडर करना है, ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि सभी स्टेट्स को विद्या समीक्षा केंद्र VSKs ओपन करें जो कि डेटा रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। सभी स्कीम से जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की उसको इंटीग्रेट किया जाए। इसमें क्या होगा, जो भी अपडेटेड डेटा है रेगुलरली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल PM पोषण, मिड डे मील्स प्रोग्राम्स हो गए, टीचर ट्रेनिंग डेटा हो गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल से, टेक्स्ट बुक कंटेंट हो गई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग से, स्कूल ड्रॉप आउट एंड अटेंडेंस हो गई। तो ये सारा डेटा जो है वो VSK पर एक जगह आए। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है प्रपोज किया है। ये चीजें भी आप वहां पर आपके आंसर पर अपने एसेस वगैरह में कोड कर सकते हो। अभी अगर करंट बात करें, करंटली क्या है, करंटली सेंट्रल लेवल पर तो VSK जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि NCERT के कैंपस के अंडर है वहां पर है, जो कि मल्टीनेशनल IT कंपनी जो अर्नस्ट एंड यंग है वो मैनेज करती है इसके ऑपरेशंस। लेकिन स्टेट्स में सभी में अभी नहीं है और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि C-क्यूब सॉफ्टवेयर पर रन होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन है कि एक स्टेप फाउंडेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UIDAI नंदन नीलेकानी जी ने फाउंड की थी। उन्होंने भी बोला है कि ये VSK के एडवाइजरी रोल की तरह काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चीजें आप यहाँ पर कोड भी कर सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट्स ताइवान टू डैश। ताइवान स्ट्रेट ताइवान को किसके साथ कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए है फिलीपीन सी, ऑप्शन बी है साउथ चाइना सी, ऑप्शन सी है ईस्ट चाइना सी एंड ऑप्शन डी है इंडियन ओशियन। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेट होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, वो आपको कमेंट्स में बताना है। ये भी हम डिस्कस काफी बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले तो सोर्स क्यों था ये न्यूज में। सो चाइना हाई अलर्ट पे है क्योंकि जो कनाडा और US की शिप्स है वो ताइवान स्ट्रेट में ट्रांजिट करती दिखी है उनको। तो इसी वजह से काफी जो चाइना है उसको हाई अलर्ट किया गया है। बीजिंग ने बोला है कि उन्होंने 2 शिप जो है आइडेंटिफाई की है, एक जॉनसन US की और एक ओटावा कनाडा की। तो ताइवान स्ट्रेट की अगर बात करें, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये है ताइवान स्ट्रेट जो कि ताइवान को, ये है ताइवान जो कि ताइवान को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है। अगर आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में साउथ चाइना सी भी है लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ईस्ट चाइना सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ईस्ट चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is not the part of partnership for global infrastructure and investment? जो PGII है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके कौन सा देश पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने EU जो कि यूरोपियन यूनियन और USA को ज्वाइन किया है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII एंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो ट्विन इनिशिएटिव है, दोनों इनिशिएटिव्स हैं, इनका जो लॉन्च है काफी इंपॉर्टेंट है और G20 समिट के टाइम ही इसको जो प्रपोज किया गया है। तो इसका इकोनॉमिक वे में काफी हेल्प होगी, डिप्लोमेटिक वेज में तो हर चीज हेल्प करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी चाइना, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया था। तो इसके पार्ट कौन कौन है? इंडिया,
सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। चाइना इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रपोज्ड G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। कौन से देश ने G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन को प्रपोज किया है सो दैट ये जो सैटेलाइट है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में हेल्प करे सारे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को। तो उन्होंने इसको प्रपोज किया है। जो G20 सैटेलाइट मिशन होगा ये ह्यूमैनिटी के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, लेकिन जो इससे डेटा ऑब्टेन होगा इंडिया के जैसे इंडिया का चंद्रयान मिशन है वैसे वहां से डेटा ऑब्टेन हुआ इससे भी होगा। और इंडिया ने इसका जो लॉन्च जो प्रपोज किया है इसका लॉन्च सो दैट सबको क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन में हेल्प हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। किसने प्रपोज किया आइडिया? इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ G7 नेशंस। G7 नेशंस की अभी करंट चेयर किसके पास है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान एज G7 चेयर ब्रिज्ड गैप विद वेस्ट ऑन यूक्रेन। सो यहाँ पर आपको टाइटल से पता चल गया होगा हेडलाइन से कि जापान करंट प्रेसिडेंट है G7 ग्रुप की। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जापान में गए भी थे G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तब भी हमने ये डिस्कस किया था। तो उन्होंने जो जापान ने सजेस्ट किया है कि जो UN चार्टर है और सभी को जरूरत है कि वो जो थ्रेट है कोई या फिर यूज ऑफ फोर्सेस के थ्रेट से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ना करें, कि यूक्रेन के साथ जो भी इश्यूज हैं सभी उसको उसमें इन्वॉल्व ना हो। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने ये चीज नहीं मेंशन की है। जैसे लास्ट ईयर जब इंडोनेशिया के पास चेयर थी G20 की, तब बाली डिक्लेरेशन ने जो अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन को मेंशन किया था, लेकिन इस बार इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर जो दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है G20 का, उसमें ये चीज मेंशन नहीं है। तो G7 के कौन कौन से मेंबर्स हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। इसको आप एक निमोनिक से भी याद कर सकते हो, जूस GF, जूस JUICE तो ये वर्ड याद करके आप G7 के सभी मेंबर्स ही याद कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द G20 कंसेंसस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एज। G20 कंसेंसस को किस तरह डॉक्यूमेंट किया गया है 2023 में? यहाँ पर 2023 मेंशन होना चाहिए था। ऑप्शन ए है इंडिया डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी है गुजरात डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी है दिल्ली डिक्लेरेशन एंड ऑप्शन डी है भारत डिक्लेरेशन। सो G20 ने जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्लिंच की है, सो समिट के ओपनिंग के दिन G20 ने कंसेंसस किया यूक्रेन पैराग्राफ्स पे। और ये जो डील है ये नेगोशिएशंस वगैरह के बाद जो हुई और इसको नाम दिया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन का, जो कि G20 मेंबर्स की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है। और इसमें यूक्रेन पैराग्राफ पे भी जो भी चीजें हैं सबने एग्री की हैं। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है इसमें जो यूएस ने, यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज ने पोजीशन ली थी उसको डाइल्यूट किया गया है। और जो रशिया को हार्श वे में क्रिटिसाइज किया जा रहा था उससे एक स्विच कर लिया है। इसमें रशिया को हार्श वे में क्रिटिसाइज नहीं किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।